हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा जो कि चंबल नदी तंत्र है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी चंबल नदी, जिसे हम सुपर इम्पोज्ड रिवर यानी अध्यारोपित नदी भी कहते हैं। आप सभी ने हिमालयन रिवर सिस्टम में एंटीसीडेंट रिवर यानी पूर्ववर्ती नदियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सुपर इम्पोज रिवर यानी अध्यारोपित नदी भी एंटीसीडेंट रिवर की तरह ही बहती हैं, पर उनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आइए हम वो देखते हैं। जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये एक पूर्ववर्ती नदी का इमेज है। अब पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? जो कि अपने प्रवाह दिशा की ओर कोई भी अवरोध आने के बावजूद भी उसे काटकर निरंतर आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे कि आप पहले इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि अपने प्रवाह क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है। पर दूसरे इमेज में आप देख पा रहे होंगे उसमें एक अवरोध आ जाता है, उसमें एक उत्थित भाग आ जाता है। ठीक है, जमीन का एक हिस्सा उठने लगता है तो वो उसे भी धीरे धीरे काट कर आगे बढ़ती चली जा रही है। और तीसरे इमेज में आप देख रहे होंगे कि वो उत्थित भाग काफी ज्यादा उठ जाता है, उसके बावजूद भी वो निरंतर उसको काटती गई है उसके उत्थान के साथ ही साथ, और एक गहरे गॉर्ज का निर्माण की है। ठीक है, तो इस टाइप की नदियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? हिमालयन में पाई जाती हैं। हिमालय की ज्यादातर नदियां जो है एंटीसीडेंट रिवर यानी पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो कि हिमालय के उत्थान के साथ ही हिमालय को बराबर काटती गई हैं और अपने प्रवाह दिशा की ओर जो है निरंतर आगे बढ़ती गई हैं। और इसी को काटते समय ये जो गहरे गहरे खड्ड का निर्माण की हैं, इन्हें हम जो है गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। पर यहाँ एक डिफरेंस ये होता है कि ये जो उत्थित भाग रहता है, ये मुख्यतः मुलायम चट्टानें रहती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर चट्टानें नहीं रहती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब उत्थान की गति जो है नदी के काटने की गति से तेज होती है, तो ये नदियां थोड़ा बहुत अपना प्रवाह बदल देती हैं, कि थोड़ा बहुत अपना जो इनका प्रवाह दिशा रहती है वो थोड़ी बहुत बदल जाती है। ठीक है, पर अध्यारोपित नदी में ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं। जैसे कि आप इमेज 1 में आप देखने पा रहे होंगे, ये जो है एक कठोर चट्टान है और इसके बगल में मुलायम चट्टानें हैं। समय के साथ जो है जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण जो है इसके ऊपर जो है एक नया सॉइल सिस्टम डेवलप हो जाता है जो कि एक मुलायम चट्टानों का रहता है। अब इधर जब ये जो नदियां रहती हैं, जिन्हें हम अध्यारोपित नदियां भी कहते हैं, अब जब ये बहना शुरू करती हैं तो इनके जो क्षेत्र में अवरोध में ये जो मुलायम चट्टानें आती हैं, इनको तो ये काट लेती हैं। पर जब इनको काटने के बाद जब ये कठोर चट्टानों में भी आती हैं, तो ये उन्हें भी काटकर निरंतर अपनी ही दिशा में बढ़ती चली जाती हैं। मतलब मुख्यतः इन नदियों में जो क्या कहेंगे, जो एक एटीट्यूड रहता है कि वो अपना पाथ नहीं चेंज करती हैं, है ना। सख्त नदियां रहती हैं, जो अभी बीच में एक कॉन्सेप्ट चल रहा था ना सख्त लड़कों का, उसी तरह अध्यारोपित नदियां वो होती हैं जो सख्त नदियां होती हैं। उनके सामने कुछ भी आए, मुलायम चट्टाने आए, कड़क चट्टाने आए, कोई भी चट्टाने आए, वो उनको काट के अपने निरंतर अपने ही प्रवाह दिशा में बढ़ती हैं। हमने पूर्ववर्ती नदियों में क्या देखा कि वो मुख्यतः मुलायम चट्टानों को काटती हैं कठोर चट्टान आने पे, या फिर अगर उत्थान की गति तेजी थी और काटने की गति थोड़ी सी अगर कम थी तो वो थोड़ा बहुत अपना प्रवाह क्षेत्र प्रवाह दिशा बदल देती थी। पर जो अध्यारोपित नदियां हैं वो अपनी ही दिशा में निरंतर आगे बढ़ती हैं, भले चाहे मुलायम चट्टानें आ रही हैं या फिर कठोर चट्टानें आ रही हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब सुपर इम्पोज रिवर कौन कौन सी हैं भारत में, वो हम देख लेते हैं कि चंबल, जिसे हम एक अध्यारोपित नदी भी कहते हैं, उसी प्रकार से बनास जो कि चंबल की ही सहायक नदी है, वो भी एक अध्यारोपित नदी है, और दामोदर नदी वो भी एक अध्यारोपित नदी है। पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं? जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम में जितनी भी नदियां आती हैं, ज्यादातर नदियां जो हैं पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो आई होप यहाँ से आपको पूर्ववर्ती नदी और अध्यारोपित नदी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम चंबल नदी का उद्गम देखते हैं। अब इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। यह है हमारा इंदौर जिला, यहाँ पास है हमारी महू तहसील। उस महू तहसील में हमारी आती हैं जनापाव की पहाड़ियाँ, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। देखिए, ये सारी चीजें आपके मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी और वनडे एग्जाम्स में भी बहुत फ्रूटफुल रहेंगी, बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। इसीलिए हम एक एक फैक्ट को बहुत ही आराम से डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान लगा के देखिएगा और समझिएगा। मैप के थ्रू आप समझेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियर रहेंगी। तो अभी हमने क्या देखा, कहाँ से इसका उद्गम होता है, जिला कौन सा है? इंदौर जिला है। तहसील कौन सी है? महू तहसील है। पहाड़ी कौन सी है? जनापाव पहाड़ी है। अब जनापाव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। कितनी है? 854 मीटर है। अब जनापाव पहाड़ियां
किसका हिस्सा है? ये विंध्य सीरीज का हिस्सा है। ठीक है, आपको ये सारा एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि इनमें से किसी भी पॉइंट से सवाल आ सकता है। जिला क्या है? इंदौर। तहसील क्या है? महू। पहाड़ी क्या है? जनापाव। उसकी ऊंचाई क्या है? 854 मीटर। और वो कौन सी रेंज का हिस्सा है? वो विंध्याचल सीरीज का हिस्सा है। तो आई होप उद्गम से जितने भी फैक्ट थे वो आपको सारे रट गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जनापाव की जो पहाड़ियां हैं, ये चंबल नदी के साथ जो है 6 अन्य नदियों का भी उद्गम स्थल है। अब उनमें से मुख्य जो नदियां कौन सी है? एक गंभीर नदी है जो कि क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी में जाके मिलती है और फिर क्षिप्रा नदी अंत में जाके जो है चंबल नदी से मिलती है। फिर दूसरी चोरल नदी है जो कि हमने देखा होगा आपने, पाताल पानी जो जलप्रपात है वो चोरल नदी पे ही बना हुआ है इंदौर के पास में। और तीसरी मुख्य नदी है कैरम नदी है, ये भी जो है हमारी जनापाव की पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। तो हमने अभी क्या देखा कि जनापाव की पहाड़ियों पे चंबल के साथ साथ जो है 6 अन्य नदियों का भी उद्गम होता है। उनमें से 3 मुख्य नदी हैं, गंभीर, चोरल और कैरम। अब नदियों के उद्गम स्थल के साथ साथ जो है जनापाव का जो पहाड़ी है उसका एक और मुख्य चीज के लिए भी प्रसिद्ध है। वो क्या है? जनापाव की पहाड़ियां जो हैं हमारे भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली भी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर सवाल ये भी आता है कि परशुराम जी की जन्मस्थली किसे मानी जाती है, तो जनापाव की पहाड़ियों को में ही परशुराम जी की जन्मस्थली को मान्यता दी गई है। तो यहाँ हमने कई सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं और एक एक फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चंबल नदी को हम जो है और किन किन नामों से जानते हैं ये भी देख लेते हैं। चंबल नदी को हम जो है पूर्णा, महाभारत के हिसाब से जो है महाभारत में जो पूर्णा नदी का जो व्याख्यान किया गया था वो हमारी चंबल नदी के ही नाम से जाना जाता था। मतलब पूर्णा नदी को ही हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं। इसका अगला नाम जो है धर्मावती है, चर्मावती है, कामधेनु है और रंती देव की कीर्ति है। अब ये जो चर्मावती और रंती देव की कीर्ति नाम है, इनके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, बट सबके अपने अलग अलग व्याख्यान है। उस पर बहुत ज्यादा डेप्थ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी के लिए आप बस इतना देख लीजिए कि चंबल नदी के और क्या क्या नाम है। तो चंबल नदी को जो है हम पूर्णा नदी के भी नाम से जानते हैं, हम उसको धर्मावती, चर्मावती, कामधेनु और रंती देव की कीर्ति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज जो है दोनों आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी सवाल आ जाएगा कि चंबल नदी के 3 अन्य नाम लिखिए 3 मार्कर में। प्रीलिम्स में भी आ जाएगा इनमें से किस नदी को जो है हम रंती देव की कीर्ति के भी नाम से जानते हैं। सो ये चंबल नदी के अन्य नाम भी हैं। चलिए तो अब हम चंबल नदी का जो है प्रवाह दिशा देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि चंबल नदी का उद्गम जो है जनापाव की पहाड़ियों से होते हुए, ये आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इंदौर से होते हुए धार में प्रवेश करती है। ठीक है, धार के एक छोटे से हिस्से में प्रवेश करते हुए पुनः ये इंदौर में यहाँ से प्रवेश करते हुए उज्जैन पहुंचती है। उज्जैन में ये प्रवेश करते हुए ये रतलाम होते हुए मंदसौर और राजस्थान के पास के बॉर्डर से ये होते हुए ये नीमच और मंदसौर के बीच में बॉर्डर बनाती है। और यहाँ पास जो है हमारे एक प्रमुख बांध आता है जिसे हम जो है गांधी सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये नीमच और मंदसौर के बॉर्डर से होते हुए जो है यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है और इधर ये कोटा में भी एक मुख्य बांध बनाती है। इधर जो है हमारा चित्तौड़गढ़ का जिला आता है, यहाँ पास एक मुख्य बांध बनाती है राणा प्रताप सागर। उसके बाद जो है कोटा में प्रवेश करती है, कोटा में जो है पहला बांध बनाती है जवाहर सागर। उस बांध के बाद जो है फिर दूसरा बांध बनता है कोटा बैराज। फिर कोटा से होते हुए जो है ये शिवपुर में वापस से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अब सवाल ये भी आ सकता है कि चंबल नदी किस जिले से मध्य प्रदेश में दोबारा प्रवेश करती है? वो हमारा कौन सा जिला हो जाता है? शिवपुर जिला हो जाता है। अब शिवपुर जिला से होते हुए ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक बॉर्डर बनाती है पूरा। ठीक है, तो कहाँ से? ये श्योपुर से होते हुए मुरैना जाती है, मुरैना से होते हुए ये हमारा भिंड आती है। अब जब चंबल नदी श्योपुर, मुरैना और भिंड से प्रवाह हो रही होती है तो यहाँ पास क्या इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यहाँ जो है बीहड़ यानी चंबल रेवाइंस का निर्माण करती है ना। कौन कौन से जिलों में करती है? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये बीहड़ कैसे होते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके के बीहड़ों का निर्माण करती है। किन 3 जिलों में निर्माण करती है? श्योपुर, मुरैना और भिंड में। इन बीहड़ों को जो है हम डकैतों का गृहवास भी कहते हैं क्योंकि एक टाइम में यहाँ पास काफी ज्यादा डकैत पाए जाते थे। अब आज के टाइम में सरकार की विभिन्न योजनाएं और ऑपरेशंस के कारण जो है समय समय पर अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे उस क्षेत्र में इन डकैतों को इनका पूरा सफाया करने के लिए। तो उनके कारण जो है आज इस क्षेत्र में डकैत अब ना के बराबर ही बचे हैं, पर आज भी ये क्षेत्र जो है अपने बीहड़ के लिए फेमस है। अब ये बीहड़ कैसे बने हैं?
आइए देखते हैं। तो जो ये बीहड़ का निर्माण हुआ है ये एक गली इरोजन के कारण हुआ है, यानी अवनालिका अपरदन। अब जब चंबल नदी इस क्षेत्र से प्रवाह कर रही होती है तो ये अपने साथ साथ जो है वहाँ की मिट्टियों को जो है एक पूरी की पूरी लेयर को ही अपने साथ जो है बहा के ले जाती है और वहाँ पास जो है गहरे गहरे जो है पीहड़ों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपने इन्हें जो है इस इमेज में भी देखा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पास जो है पीहड़ों का निर्माण जो है चंबल नदी द्वारा किया गया है। अब इसे जो हम गली इरोजन, अब किस टाइप का इरोजन होता है सॉइल इरोजन में, ये गली इरोजन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी नदी जो है गली इरोजन यानी अवनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है, तो वो है हमारी चंबल नदी। अब जिसे हम जो है क्रीपिंग डेथ यानी रेंगती मौत भी कहते हैं। और इसी विशेषता के कारण जो है चंबल वैली को जो है हम स्ट्राइक वैली के भी नाम से जानते हैं, कि मतलब चंबल वैली जो है एक स्ट्राइक वैली का भी एक एग्जाम्पल है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो है स्ट्राइक वैली के लिए जानी जाती है, तो वो है हमारी चंबल नदी। अब स्ट्राइक वैली क्या होती है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पूर्ववर्ती नदियों में देखा है कि पूर्ववर्ती नदियां जो है गहरे गहरे जो है खड्ड का निर्माण करती है, जिन्हें हम गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। अब चंबल नदी, अब इधर क्या होता है, ये जो गहरे गहरे खड्ड का निर्माण किया, तो इधर क्या होता है कि ये जो माउंटेन्स रहती है, जो रॉक सिस्टम रहता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहता है ना, एक ये वी शेप बनाता है। चंबल नदी में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जो रॉक सिस्टम रहता है, जो माउंटेन रहते हैं अगल बगल के, जो उत्थित भाग रहते हैं, वो इसके वैली के ही आसपास रहते हैं, पैरेलल ही रहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ की वैली जो है, ये जो हमारी वैली है, ये यहाँ के अगल बगल के माउंटेन के पैरेलल ही है। तो इस टाइप की वैलीज को जो है हम स्ट्राइक वैली भी कहते हैं। तो स्ट्राइक वैली के एग्जाम्पल कौन है हमारे मध्य प्रदेश में? चंबल नदी जो है, चंबल नदी जो भी वैली का निर्माण करती है वो एक स्ट्राइक वैली का एग्जाम्पल देती है। तो आई होप यहाँ से आपको स्ट्राइक वैली का भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो है चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, अब इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसका निर्माण जो है 1978 में किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस पे किया गया था? चंबल नदी पे किया गया था। बाद में जाके ये ट्राई पॉइंट बना दिया गया, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के अंडर जो है चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रहती है, जिसमें हमारी ये जो घड़ियाल आप देख रहे होंगे, ये घड़ियाल और ये डॉल्फिन है ना, इनका संरक्षण किया जाता है। कि इनका संरक्षण किया जाता है, घड़ियाल यानी एलिगेटर, डॉल्फिन, ये दोनों का जो है चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में संरक्षण किया जाता है। ये कौन से 3 राज्यों के बीच में आती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अभी हाल ही में जो है भिंड को जो है डॉल्फिन टूरिस्ट सेंटर भी बनाया गया है। किसको बनाया गया है? भिंड को डॉल्फिन टूरिस्ट सेंटर भी बनाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप जो है ध्यान में रखिएगा कि चंबल नदी में जो है किसका संरक्षण किया जाता है, तो एलिगेटर यानी घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, किस जिले में जो है डॉल्फिन टूरिस्ट सेंटर भी बनाया गया है? तो भिंड जिले में जो है डॉल्फिन टूरिस्ट सेंटर भी या फिर डॉल्फिन टूरिस्ट पॉइंट भी बनाया गया है। चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का निर्माण कब हुआ है? 1978 में हुआ है। और किन राज्यों के बीच में है? तो राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में है। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद में रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली चंबल जो है भिंड होते हुए, अभी तक हमने देखा कि चंबल जो है श्योपुर से वापस से प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में, फिर मुरैना होते हुए भिंड आती है, और यहाँ हमने क्या देखा है, यहाँ बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती है, जो कि एक स्ट्राइक वैली का भी एक एग्जाम्पल है। यहीं पास जो है हमारा जो है चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों के बीच में है। ये सारी चीजें हम देखें, और फिर भिंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा में। ठीक है, इटावा में यहाँ पास मुरादगंज है, मुरादगंज नामक जगह पे जो है यमुना से मिल जाती है। ठीक है, यमुना से इसका संगम, चंबल और यमुना का संगम कहाँ होता है? इटावा के मुरादगंज में। ठीक है, इटावा तो आपको मालूम रहेगा, पर यह भी याद रखना है कि कहाँ इटावा में, कहाँ मुरादगंज में होता है। अब इटावा को जो है हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं कि पंचनद का संगम भी इटावा में ही होता है। चंबल के साथ साथ जो है 5 अन्य बड़ी नदियां हैं जो कि यमुना में जाके मिलती हैं। कहाँ? इटावा में। कौन कौन सी वो नदियां हैं? एक तो पहली हमारी यमुना स्वयं, ठीक है, चंबल, चंबल जाके यमुना में मिलती हैं। फिर कुंवारी, कुंवारी जो है इटावा में ही सिंध से मिलती है और सिंध जाके जो है चंबल से मिलती है। और पाहुज, ये एक इंपॉर्टेंट नदी है। कहाँ की? हमारी यहाँ पास दतिया जिले है, दतिया जिले की एक इंपॉर्टेंट नदी है पाहुज। ये भी जाके जो है इटावा में ही यमुना में मतलब इनका भी संगम होता है। तो इटावा वाला क्षेत्र जो है कौन सा जो है पंचनद के लिए फेमस हो जाएगा, हमारा इटावा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी जो है आप याद रखिएगा। तो अभी हमने चंबल के बारे में क्या क्या देख लिया कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है,
कोटा होते हुए जो वापस से जो है मध्य प्रदेश में कहाँ तक प्रवेश करती है, बीहड़ों का निर्माण कहाँ करती है, फिर अंत में जो है जाके यूपी में किस जगह पे जो है यमुना से मिल जाती है। ये सारी जानकारी जो है हमने चंबल के बारे में देखी। अब चंबल की जो कुल लंबाई होती है जो जनापाव से लेकर इटावा तक की रहती है, वो कुल जो है 965 किलोमीटर की रहती है। कितनी रहती है? 965 किलोमीटर की रहती है, जो कि इसे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी बनाती है। ठीक है, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? हमारी नर्मदा है। दूसरी कौन सी? हमारी चंबल है। तीसरी कौन सी? हमारी सोन है। और चौथी कौन सी? हमारी ताप्ती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की इन 4 नदियों को उनके क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज की जाए। तो 4 नदियां जो है बढ़ते से घटते क्रम में अगर आप देखेंगे तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, इसको नॉर्मल जो है आप NCST के कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब। तो आप NCST के नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। और ये क्रोनोलॉजी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं। इसी तरीके से आपको भारत के भी 4 बड़ी नदियों के नाम मालूम होने चाहिए। कई बार प्रीलिम्स में और वनडे एग्जाम्स में ये सवाल आए हैं। चलिए, तो अब हम चंबल नदी पर जो है बने प्रमुख परियोजनाएं, प्रमुख बांध देख लेते हैं। देखिए, इन बांधों को, इन इरिगेशन सिस्टम को हम एक अलग से, जब हमारा इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अलग से इन सबके मतलब जो भी इनके डिस्क्रिप्शंस वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पास थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे कि कौन कौन से बांध जो है कौन कौन से जिले में, इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है हम अगले सेशन में देखेंगे, जिसमें हम जो है मध्य प्रदेश का इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चंबल पे जो है बने कौन से प्रमुख बांध हैं। हमारा जो पहला बांध है वो हमारा गांधी सागर बांध। वो कहाँ बनता है? वो हमारा जो है मंदसौर और नीमच के बॉर्डर में बनता है। ये पूरा का पूरा जो एक स्ट्रेच है ना, जो आप ये इधर देख रहे होंगे, ये पूरा इस एरिया में जो है गांधी सागर बांध बनता है। अब गांधी सागर बांध कब बनता है? ये 1960 में बन के तैयार होता है। ये मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा था? चांदनी वाला, जो कि कहाँ है? नेपा नगर में। अगर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, वो है हमारा पहला कौन सा है? गांधी सागर। उसका निर्माण कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पास है ये? मंदसौर और नीमच के बॉर्डर में है। ठीक है, ये जो इधर बॉर्डर बनाती है मंदसौर और नीमच का, इसके बॉर्डर में है। दूसरा हमारा प्रमुख बांध कौन सा है? ये है हमारा राणा प्रताप सागर। ये कहाँ पास है? ये चित्तौड़गढ़ में है। जैसे ही ये मध्य प्रदेश की सीमा पार करते हैं, थोड़ी ही दूर जाके जो है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण होता है। और ये जो है कौन से जिले में आता है? ये मध्य प्रदेश में नहीं आता है, ये आता है चित्तौड़गढ़ में। 4 बांधों के नाम दे दिए जाएंगे इनमें से। अब ठीक है, कोटा तो मान लीजिए नाम से ही पता चल जाता है, बट ठीक है, इनमें से जो मुख्य मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? वो गांधी सागर बांध है। ठीक है, अगला हमारा प्रमुख बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध। ये कौन से जिले में आ जाता है? ये कोटा जिले में आ जाता है। ठीक है, आप इनकी क्रोनोलॉजी भी देखिए कि पहले हमारा गांधी सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर उसके बाद जो है कोटा बैराज आ जाएगा। तो इस टाइप से भी लोकेशन इसकी याद रखिएगा। ठीक है, जवाहर सागर जो है कौन से जिले में आता है? कोटा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है हमारा जो है चौथा जो है प्रमुख डैम जो है कौन सा है? कोटा डैम है। ठीक है, ये कौन से जिले में है? कोटा जिले में ही है। तो ये चारों डैम जो है हमारी जो है चंबल नदी पर बने हुए हैं। इनको हम अलग से जो है अलग सेशन में, जिसमें हम इरिगेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें इनका ब्रीफली देखेंगे कि क्या हाइट है, कितने मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, क्या कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें हम उस पर देखेंगे। अब चंबल नदी पर बने जो है प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो है हमारा ये पताल पानी है। अब पताल पानी को थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा, ये बेसिकली है तो चोरल नदी पे। ठीक है, पताल पानी जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है? जो इंदौर पर स्थित है, ये है चोरल नदी पे बना हुआ है। पर अगर ऑप्शन में चोरल नदी नहीं है और फिर चंबल है, तो फिर चंबल लगाइएगा, बट लेकिन अगर सटीक है तो वो आप चोरल नदी लगाइएगा। दूसरा प्रमुख जो जलप्रपात है वो हमारा चूलिया जलप्रपात है। अब चूलिया जलप्रपात जो है कहाँ पास है? भैरवगढ़ पे है। भैरवगढ़ कहाँ है? कौन से जिले पे है? चित्तौड़गढ़ पे है। अब इधर आप कंफ्यूज मत करिएगा कि चूलिया जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। चूलिया जलप्रपात जो है एक मुख्य जलप्रपात है चंबल नदी का, जो कि भैरवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। अब इसकी लोकेशन कहाँ आ जाएगी? इसकी लोकेशन यहाँ कहीं आ जाएगी। ठीक है, आप देखिए कि ये राणा प्रताप सागर के जस्ट जो है आगे ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है करीब 16 मीटर है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई जो है 16 मीटर। देखिए, अब ये डेटा थोड़ा सा हर किताबों में अलग रहता है, किसी में 16, किसी में 18, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि
मतलब ये थोड़ा सा गैस आपको लेना, बट हर जगह मैक्सिमम जो भी मैंने गवर्नमेंट डेटा में देखा उसमें 16 मीटर, बट एक दो जगह मैंने कुछ किताबों में 18 मीटर भी देखा। बट ठीक है, थोड़ा सा आप उसको अपने एंड पे भी, जहाँ भी थोड़े से डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं उधर मैं आपको पहले ही बता दूंगा, थोड़ा सा आप अपने एंड में भी उसको रिसर्च करिएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि चूलिया जलप्रपात कहाँ, भैरवगढ़ में है। भैरवगढ़ कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन से बांध के समीप है चूलिया जलप्रपात जो है? राणा प्रताप सागर के समीप है। हमारा पाताल पानी जो है चोरल नदी पे है, अगर चोरल नदी ऑप्शन में नहीं आता है तो चंबल नदी पे है। ये दो प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि चंबल नदी पे हैं। हाँ, एक चीज़ और, चूलिया जलप्रपात को जो है आप चचई जलप्रपात से कंफ्यूज मत करिएगा। दोनों नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, एक तरीके से हैं। होता है जब आप पढ़ रहे हैं तब लगता नहीं है, मालूम है चचई जो है बिहार में, चूलिया जो है चंबल में, पर लेकिन जब आप पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, आप पढ़ कुछ और रहे हैं, दिमाग आपका सोच कुछ और रहा है, तो ये इसी टाइम में दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा लीजिए कि चूलिया चंबल में है और चचई जो है बिहार में। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे बाद में आप। चलिए, तो अब आगे जो है हम चंबल नदी की जो है मुख्य सहायक नदियां भी देख लेते हैं। देखिए, सेशन को जो है आप अंत तक देखिएगा। चंबल नदी और चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियों से जुड़े जितने भी फैक्ट्स रहेंगे वो सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एक टॉपिक को जो है आप एक फ्लो में देखते हैं तो सारे जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं ना वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप अलग अलग ब्रेक में देखेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पिछले सेशन में समझ में आए, कुछ चीज़ें जो है आप अगले सेशन में आप वो सारी चीज़ें भूल जाएं। तो इसीलिए है कि एक ही सेशन में मैंने चंबल नदी और उसकी सहायक नदी को कवर करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट जो है आपके अंदर नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि चंबल नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो चंबल नदी की है शिप्रा, छोटी काली सिंध, सिंध, पार्वती, कूनो और बनास राजस्थान की। ये जो है चंबल नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। जो अन्य छोटी नदियां हैं उनमें से देख लेते हैं। तो मेज आ जाती है, कुड आ जाती है, कुरई आ जाती है, आहू आ जाती है, चकान आ जाती है, बमानी आ जाती है और नेवज। इनमें से नेवज भी एक इंपॉर्टेंट चंबल की सहायक नदी है। अब अगर इस मैप में देख लेते हैं तो हमारी ये शिप्रा है, ये इधर से एक सेकेंड, ओके, तो ये इधर से हमारा इंदौर के ही पास से जो है काकरा बर्दी से इनका जो है उद्गम होता है। ठीक है, फिर ये अंत में जाके चंबल से मिल जाती हैं। फिर एक गंभीर नदी है जिनका भी उद्गम जो है जनापाव की पहाड़ियों से होता है, वो जो है शिप्रा में जाके मिल जाती हैं। छोटी काली सिंध, ये हमारी काली सिंध। इन सभी नदियों को जो हम अलग से विस्तृत रूप से इसी सेशन में आगे देखते हैं। तो ये फिर छोटी काली सिंध जो है, फिर नेवज नदी जो कि काली सिंध का एक सहायक नदियां हैं, जाके काली सिंध में मिलते हैं, फिर काली सिंध जाके जो है चंबल नदी में मिल जाती हैं। पार्वती नदी जिनका उद्गम जो है आस्टा जिले से, सीहोर जिले के आस्टा से होता है, जो कि जाके श्योपुर और राजस्थान के बॉर्डर में जाके चंबल से मिल जाती हैं। कूनो नदी, सिंध नदी, कुंवारी नदी। और एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि राजस्थान की है, बनास। ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी जो है चंबल से बाईं ओर से मिलती हैं। ये सारी नदियां जो है चंबल की दाईं ओर ट्रिब्यूटरीज हैं ना, दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। बनास जो है बाईं ओर की है। एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है हमारी शिवना रिवर, जो कि मंदसौर से निकलती है। अगर सवाल ये आता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कि चंबल की बाईं ओर से सहायक नदी है, तो इकलौती जो हमारी मुख्य सहायक नदी है वो है शिवना नदी। अगर इन सभी नदियों का नाम आता है कि शिप्रा हो गई, छोटी काली सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, नेवज हो गई और शिवना, तो शिवना नदी जो है चंबल नदी की जो है बाईं ओर की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में ही बहती है। ठीक है, बनास जो है राजस्थान में। इन दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि बनास वाला क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली तो बनास रहेगी, बट अगर मध्य प्रदेश के डेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो हमारी शिवना नदी रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे चंबल नदी का एक ड्रेनेज बेसिन। इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा कि चंबल नदी के बेसिन के ऊपर भी कई बार सवाल आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में याद रखिएगा। हमारी टीम ने कोशिश की है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, उसके बेसिस में रिसर्च करके पूरे के पूरे हर चीज़ को आपके सामने लाने की कोशिश की है। तब ये देखिए कि ये है हमारा चंबल का ड्रेनेज बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले जो हैं मतलब चंबल के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये इधर एक मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ये ग्वालियर नहीं, ये शिवपुरी होगा। ठीक है, ग्वालियर वाला क्षेत्र ये आएगा, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप जो है रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो ये जो है हमारा चंबल का ड्रेनेज बेसिन है। कौन कौन से जिले आ जाते हैं? नीमच हमारा पूरे तरीके से चंबल के जलग्रहण क्षेत्र में आता है, मंदसौर आता है, रतलाम आता है, उज्जैन आता है, धार का भी छोटा सा हिस्सा आता है, इंदौर, सीहोर, थोड़ी से ये देवास है,
कुछ एक दो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, ये मैं अभी अपडेट करवा लूँगा। तो ठीक है, ये हमारा देवास वाला रीजन है। ठीक है, ये आगर मालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, शाजापुर हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, गुना हो गया, श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया। अब इसमें से एक सवाल ऐसा बन सकता है कि आपको इन सारे जिलों का नाम दे दिया जाए, एक हमारा ग्वालियर जिले का नाम दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा जिला जो है चंबल के ड्रेनेज बेसिन में नहीं आता है। ठीक है, सवाल ऐसे भी बनेंगे कि इनमें से कौन सा जिला जो है चंबल के ड्रेनेज बेसिन में नहीं आता। तो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो यहाँ लग रहा है वो ग्वालियर है। ठीक है, तो ग्वालियर जो है चंबल के ड्रेनेज बेसिन में नहीं आता है। ठीक, तो ये मैप का भी आप स्क्रीनशॉट लेके जो है आप देख सकते हैं। आप इसको आगे के अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका अपडेट जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसका अपडेटेड मैप कर दूंगा। ये जो दो मिस्टेक हो गई हैं, हमारा देवास का और शिवपुरी वाला, तो ये जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका अपडेटेड मैप जो है ले सकते हैं। अब चंबल नदी का जो है टोटल लेंथ जो है 965 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 59940 यानी 59,940 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 965 किलोमीटर है। अब इसमें जो एमपी यूपी का जो बॉर्डर बनाती है और जो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, उसके डेटा में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट था कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग था, गवर्नमेंट साइट्स में भी क्लियर नहीं था। तो वो चीज़ हमने यहाँ मेंशन नहीं की है, क्योंकि ऐसा कोई भी गलत डेटा नहीं देना चाहते हैं कि जिसके कारण जो है आपको आगे इशू आए। तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा आप अपने एंड पे उसको देख लीजिएगा। हाँ, इसमें आपको रेक्टिफाई कर दिया। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है आप अपने तैयारी के लिए आगे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अब चंबल की सहायक नदियों को एक विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और वो कौन कौन से जिले से होके बहती हैं। जो हमारी पहली इंपॉर्टेंट चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काकरा बर्दी पहाड़ियों से होता है। कहाँ? इंदौर से ही होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। शिप्रा यूजली आप जो है शिप्रा आपके सुनते ही आपके मन में उज्जैन आता है, बट उज्जैनी नामक गांव है वो कहाँ है? इंदौर पे ही है। वहाँ से जो है शिप्रा का उद्गम होता है। ठीक है, ये इस जगह से शिप्रा का उद्गम होता है और इंदौर से होते हुए, इंदौर देवास के बॉर्डर से बहते हुए ये उज्जैन में प्रवेश करती है। ठीक है, यहीं पास हमारा कुंभ का मेला लगता है और फिर यहीं से उज्जैन से होते हुए जो है हमारा रतलाम में प्रवेश करती है और रतलाम से होते हुए इधर थोड़ा सा जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए इधर एक ट्राई पॉइंट बनता है कि जो कि मंदसौर और रतलाम का जो है बॉर्डर एरिया है, वहाँ पास जाके जो है चंबल से मिल जाती है। अब चंबल और शिप्रा के संगम को हम किस नाम से भी जानते हैं? शिपावर के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चंबल और शिप्रा एक होली रिवर है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिप्रा जो है किस जगह जाके चंबल से मिलती है। तो शिप्रा जो है शिपावर नाम की शिपावर में जाके जो है चंबल से मिलती है। जिस जगह पे जाके मिलती है उसे हम शिपावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पास एक और फेमस मंदिर है कि श्री दीपेश्वर मंदिर जो है वहीं चंबल के ही संबल और शिप्रा के संगम में ही श्री दीपेश्वर मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली कि शिप्रा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? काकराबर्दी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ पास है? ये उज्जैनी विलेज में है। कौन से जिले में है? इंदौर जिले में है। ये चीज़ आपको याद रखनी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। कितनी है? 195 किलोमीटर है। कहाँ पास जाके चंबल से इसका संगम होता है? इसका संगम जो है शिपावर नाम की जगह पे होता है। किधर है? ये ट्राई जंक्शन है, ये मंदसौर रतलाम के बीच में है और इसके बॉर्डरिंग में राजस्थान भी है। कौन सा फेमस मंदिर है यहाँ पास? श्री दीपेश्वर मंदिर है। शिप्रा की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? पहली गंभीर है, जो कि हमने डिस्कस किया था, जनापाव की पहाड़ियों से ही होती है, और दूसरी एक और नदी है जो कि इंदौर की फेमस है, वो है खान नदी। तो ये दो जो है मुख्य सहायक नदियां हैं शिप्रा की। खान नदी जो है रालामंडल इंदौर से जो है इसका उद्गम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि शिप्रा नर्मदा लिंक रिवर प्रोजेक्ट है। ये कब बना था? 2014 में बना था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि शिप्रा नदी से रिलेटेड हैं। शिप्रा नदी का उद्गम भी जो है विंध्याचल सीरीज की जो है परियात्रा माउंटेन से होता है। किससे होता है? विंध्याचल सीरीज में परियात्रा माउंटेन से होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि परियात्रा पहाड़ी जो है कौन से सीरीज में आती है? तो ये हमारी विंध्याचल सीरीज में आती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि परियात्रा पहाड़ी जो है किस पे आएगी? विंध्याचल सीरीज पे ही आएगी हमारी। चलिए, अगले इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं चंबल की, कि जो कि हमारी छोटी काली सिंध। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये देवास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये हमारी देवास से होते हुए उज्जैन से होते हुए जो है रतलाम, और इधर से रतलाम के बॉर्डर से, रतलाम और आगर मालवा के बॉर्डर से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और मंदसौर के पास में जाके जो है चंबल से मिल जाती है।
ठीक है। मंदसौर में ही अभी हमने एक और डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है, शिवना नदी। अब शिवना नदी का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। पहली कि ये मध्य प्रदेश की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दूसरी कि यहाँ पास फेमस अष्टमुखी पशुपतिनाथ टेम्पल भी यहीं शिवना नदी पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये चीज़ आप याद रखिए कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पाया जाता है, मंदसौर में पाया जाता है। कौन सी नदी पे, शिवना नदी पे। ठीक है, पशुपतिनाथ का मेला भी अगर आप मेले वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे तो पशुपतिनाथ का मेला कहाँ होता है, मंदसौर में मेला होता है। कौन सी नदी पे होता है, शिवना नदी पे होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है शिवना नदी का, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। हमारी अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल की, वो है काली सिंध नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम जो है बगली देवास से होता है। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ पास बगली है, यहाँ पास जो है काली सिंध का उद्गम होता है। कौन से जिले से होता है, देवास से होता है। कौन सी जगह से होता है, बगली से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी 461 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, काली सिंध की कुल लंबाई कितनी, 461 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, ये 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जो है इसका लेंथ जो है एमपी में है। ठीक है, कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, देवास से होती है, ये शाजापुर जाती है, शाजापुर से जो आगर मालवा और राजगढ़ के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, आगर मालवा जो है पहले शाजापुर का ही हिस्सा था, फिर इनके बीच में बॉर्डर बनाते हुए ये जो है हमारा राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में यहाँ पास एक नोनेरा गांव नाम की जगह है, वहाँ पास जाके जो है चंबल से मिल जाती है। इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, नेवज। नेवज किसकी मुख्य सहायक नदी है, काली सिंध की। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि राजगढ़ में आपने एक इंपॉर्टेंट बांध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मोहनपुरा डैम, जिसकी अभी मतलब हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये नेवज नदी पे बना हुआ है। नेवज नदी जो है किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी। और या फिर आप चंबल की, अगर काली सिंध नहीं है तो चंबल ऑप्शन में आता है तो चंबल की ही सहायक नदी मानी जाएगी ये। ठीक है, काली सिंध अगर ऑप्शन में है तो काली सिंध की मानी जाएगी। ठीक, तो ये नेवज इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको भी आप याद में रखिएगा। हमारी अगली इंपॉर्टेंट रिवर है पार्वती रिवर। ठीक है, ये कहाँ से उद्गम होता है, इसका आष्टा से होता है। आष्टा कौन से जिले में है, सीहोर जिले में है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको जो है एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है कि पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सीहोर जिले के आष्टा से होता है। ठीक है, जो सिद्दिकगंज गांव है वहाँ पास, वो भी कौन से सीरीज में आएगा, विंध्याचल सीरीज में ही आएगा। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम भी जो है विंध्याचल सीरीज से ही होता है। ठीक है, कौन से जिले में, सीहोर जिले में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 436 किलोमीटर है। ठीक है, ये सीहोर के पास यहाँ पास आस्था है, यहाँ से होते हुए जो ये शाजापुर में जाती है, शाजापुर और सीहोर के फिर से बॉर्डर बनाते हुए ये राजगढ़ में जाती है। ठीक है, ये राजगढ़ में, इधर भोपाल, राजगढ़ और भोपाल के बीच में बॉर्डर से ये बहते हुए गुना में प्रवेश करती है। फिर गुना के बाद जो है, गुना के बॉर्डर से बहते हुए, गुना राजस्थान के बॉर्डर से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। ये पुनः श्योपुर में प्रवेश करती है और श्योपुर के बाद जो है जाके ये राजस्थान में जो है, श्योपुर के ऊपर सवाई माधोपुर जिला है, वहाँ पास जाके जो है चंबल से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, लहासी, अंधेरी, विलास, बरनी, बंथाली और चौपट। ये मुख्य सहायक नदियाँ किसकी हैं, पार्वती नदी की। अब इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है कि कालिदास जी का जो एक काव्य था मेघदूत, उसमें जो नीरविंध्या का जो मेंशन किया गया है वो हमारी पार्वती नदी को ही कहते हैं। नीरविंध्य जो मेघदूत में मेंशन जिस नदी का किया गया है उसे जो है हम पार्वती नदी ही कहते हैं। हमारी जो अगली मुख्य सहायक नदी है वो है हमारी कूनो नदी, जिसका उद्गम जो है शिवपुरी और गुना के बॉर्डर से होता है ना। ये चीज़ अगर आप ये हिस्सा देख रहे होंगे तो ये गुना है हमारा और ये शिवपुरी है। शिवपुरी और गुना के बॉर्डर से, मतलब मुख्यतः वो शिवपुरी जिले में ही आता है, बट ठीक है, बॉर्डर एरिया जो है गुना और शिवपुरी का होता है। यहाँ से होता है, ये यहाँ से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर पुनः जो है शिवपुरी से होते हुए शिवपुर में जाती है और शिवपुर में जो है ये पालपुर कूनो नेशनल पार्क से होते हुए जो है ये मुरैना में प्रवेश करती है और मुरैना में जाके जो है ये चंबल से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 180 किलोमीटर है। ठीक है, ये एक छोटी सी चंबल की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पालपुर कूनो नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। अब जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट रिवर है ये चंबल की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, इसको आप कई जगह देखेंगे कि ये चंबल की सहायक नदी के रूप में इसको गिना जाता है, पर ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है। इस पॉइंट में हम इसको इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, क्योंकि कई जगह आप जो है सिंध को जो है चंबल की सहायक नदी में काउंट कर लेते हैं। नहीं, सिंध जो है
सीधे जाके यमुना से इटावा पे ही मिलती है। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, पंचनद वाला जो हिस्सा डिस्कस किया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट नदी थी जो कि सिंध थी, जो कि चंबल की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आइए सिंध को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंध का उद्गम कहाँ से होता है, कितनी लंबी है और कौन कौन से जिले से होके गुजरती है। तो सिंध जो है हमारी सिरौंज से, विदिशा जिले की सिरौंज से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी है, 461 किलोमीटर है। कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो यहाँ पास हमारा सिरौंज है। सिरौंज जो है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पहले जो है टोंक रियासत का हिस्सा था, जो कि पुनर्गठन के बाद जो है मध्य प्रदेश में मिलाया गया है। ये चीज़ भी हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश में डिस्कस की है। ठीक है, हर चीज़ को आप थोड़ा सा, सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करके चलेंगे ना, तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है और पढ़ने में भी फिर मज़ा आती है। चलिए, इसका उद्गम जो है सिरौंज से, विदिशा की सिरौंज से होते हुए जो है ये हमारा गुना में प्रवेश करती है। गुना में प्रवेश करके जो है अशोका गुना को 2 हिस्सों में बांटती है, उनके बीच में ये बॉर्डर बनाती है। उसके बाद जो है ये होते हुए जो है शिवपुरी में प्रवेश करती है और शिवपुरी से होते हुए जो है हमारी ग्वालियर, जो कि एक मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला है, वहाँ से होते हुए जो है ये दतिया में प्रवेश करती है। दतिया और भिंड के बॉर्डर बनाते हुए जो है ये हमारा यूपी में प्रवेश कर जाती है, यूपी के इटावा जिले में, और यहाँ जाके जो है ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, आप इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये जो है चंबल से नहीं मिलती है, ये सीधे जो है यमुना से मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कुंवारी है, पाहुज है जो कि हमने डिस्कस किया, पंचनद में कुंवारी को भी डिस्कस किया, और माहौर है। ठीक है, तो ये जो है सिंध की मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंध इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। अगली इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जो कि सिंध की सहायक नदी है, वो है कुंवारी। ठीक है, इसका भी ओरिजिन जो है, इसका भी उद्गम स्थल जो है शिवपुरी से ही होता है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, ये शिवपुरी के नॉर्थ से ये उद्गम इसका होता है। यहाँ से होते हुए जो है हमारा श्योपुर से होते हुए मुरैना से होते हुए भिंड, और भिंड के बाद जो है इटावा में जाके जो है ये सिंध से मिल जाती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है चंबल नदी के, आप इधर से देख सकते हैं, ये पैरेलल बह रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है चंबल नदी के पैरेलल बहती है, तो वो है हमारी कुंवारी नदी। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि चंबल नदी के पैरेलल कौन सी नदी बहती है, वो है कुंवारी नदी। इसका इंपॉर्टेंस ये था, तो ये चीज़ हमने यहाँ पास डिस्कस की। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और चंबल नदी और उनकी सहायक नदियों से जुड़ी जितनी भी जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, देखिए फैक्ट तो और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, हम वो बेसिकली वही डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो हम उनको अगले सेशन में भी अपडेट करेंगे। एंड वी होप कि ये सेशन आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, हमारी टीम की मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आगे जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, जो भी सेशंस बना रहे हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आपको भी आपकी पढ़ाई के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आगे हमें ये पोस्ट चाहिए, आगे हमें ऐसा बनना है, आगे हमें ये अधिकारी बनना है, तो उसी तरीके से अगर हमारी टीम भी काम कर रही है तो उन्हें भी आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको हमारे बनाए हुए लेक्चर्स और सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर